हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक अपन ग्रुप थ्योरी को कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। लीनियर अलजेब्रा अपनी चल रही है और उसके साथ साथ अब मैं पैरेलली रियल एनालिसिस को भी शुरू करने जा रहा हूं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, सर जैम, नेट, TIFR इनके एग्जाम्स आ रहे हैं तो लेक्चर्स अपलोड कीजिए, तो आपकी डिमांड सराखों पर। तो अब रियल एनालिसिस के भी लेक्चर्स पैरेलली आते रहेंगे। लीनियर के तो आएंगे ही आएंगे, रियल के भी आते रहेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, रियल और लीनियर दोनों चलती रहेगी साथ में। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा करेंगे कि प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है अपन उनको खत्म करेंगे, उनके भी आपके लेक्चर्स आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगे ताकि आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सके। ओके, कोशिश की जाएगी कि पूरा का पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी टाइम में खत्म किया जाए ताकि आप अच्छे से अपीयर हो सके, अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सके। तो ज्यादा बात ना करते हुए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने लास्ट क्लास तक देखा था बाइजेक्शन। ठीक है, 1 1 on 2 फंक्शन देखा, फिर इसके बाद 1 1 प्लस on 2 दोनों फंक्शंस देखे थे अपन ने। तो बाइजेक्शन तक अपन ने देख लिया था। सो इस लेक्चर में आज अपन देखने वाले कि कितने बाइजेक्शन होंगे। कोई मान लो A to B मेरे को एक फंक्शन डिफाइन है, तो मैं A से B में कितने में 1 1 फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, कितने on 2 फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ और कितने बाइजेक्शंस डिफाइन कर सकता हूँ। ये मेरा आज का टास्क है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो आज अपन नंबर ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बाइजेक्शंस के ऊपर मेरे पास क्वेश्चन है कि इसमें से मुझे देखना है कौन से बाइजेक्शन होंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, FR2R प्लस e टू द पावर माइनस x। तो बाइजेक्शन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले 1 1 चाहिए, फिर 1 2 चाहिए। सो 1 1 कहां से आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो कर्व को कितनी बार, बस एक बार इंटरसेक्ट करनी चाहिए। सो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, इसमें ऐसे लाइनें बनाओगे, तो एक बार इसे इंटरसेक्ट करके यहाँ पे आप एकदम बनाते जाओगे तो एक एक बार इंटरसेक्ट करेगी ये कितनी बार, एक एक बार ही इंटरसेक्ट करेगी। तो ये मेरा 1 1 फंक्शन हुआ नहीं हुआ, हो गया। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्रीइमेज मिलनी चाहिए। कोडोमेन क्या है मेरा, R प्लस। ओके, सो इसमें हर एलिमेंट की मुझे प्रीइमेज मिलनी चाहिए। सो ये मेरा एलिमेंट यहां से मेरा शुरू होगा और हर एक एलिमेंट इसके रेस्पेक्ट में मैं कुछ लेके आ जाऊंगा x की वैल्यू। जैसे मान लो इसके रेस्पेक्ट मुझे चेक करने की, इस y के लिए x की क्या वैल्यू है मुझे चेक करने। तो कर्व पे बनाओ, ये y कहां पर जा रहा है, ये मान लो यहां पे मिल रहा है, तो इस y के लिए x की ये वैल्यू रही। ओके, सो इस तरह से मेरा ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया। सो ये फंक्शन क्या हुआ मेरा, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, इस तरह से अपन देखेंगे कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, और 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसका मतलब ये बाइजेक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखो FR2R e टू द पावर x। सो e टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। सो मुझे चेक करना है बाइजेक्शन। तो सबसे पहले ये 1 1 होगा नहीं होगा, 1 1 देखो 1 1 क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को, कर्व को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करनी चाहिए। और ऑन टू क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करे, मतलब नहीं कितनी बार भी करे लेकिन करे। ठीक है, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को, कर्व को एटलीस्ट 1 टाइम इंटरसेक्ट करना चाहिए, और ऑन टू में एट मोस्ट 1 टाइम। इसका मतलब बाइजेक्शन क्या हुआ, एट मोस्ट, एटलीस्ट, यानी कि एग्जैक्टली 1 टाइम। ओके, सो अपन 1 1 देख रहे हैं। सो देखो ये एक एक बार इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी, कर रही है इंटरसेक्ट। ठीक है, इधर ये कहीं पे ऐसे, क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी पे कहां पे जा रही है फंक्शन, ये फंक्शन 0 पे जाएगा। सो ये 1 1 फंक्शन है, बट क्या ये ऑन टू फंक्शन है। डोमेन देखो मेरा, सॉरी कोडोमेन देखो मेरा क्या है, R है ना। R में मेरे पास ये पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट से आप लाइन बनाओ, क्या ये लाइन इसको कहीं पे इंटरसेक्ट करती है, कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही नहीं कर रही ना, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। सो ऑन टू फेल कहां पर हो गया, जब मैंने R लिया। अगर मैं इसको भी इसी तरह R प्लस लेता तब मेरा ऑन टू फेल नहीं होता, क्योंकि तब क्या होता, तब यहां पे हर एलिमेंट के लिए मेरे को प्रीइमेज मिल जाती। ठीक है, सो इसमें देखो अभी इसी बेस पर R की जगह मैं R प्लस ले रहा हूं तो ऑन टू बन रहा है मेरा। इसी बेस पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये, अच्छा सबसे पहले तो अपन फंक्शन और कर्व के बीच में अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए। फंक्शन और कर्व के बीच में ये मेरे पास कोई मान लो y e टू द पावर x है। ओके, सो ये फंक्शन बनेगा या कर्व बनेगा, जैसे मान लो मैंने इसको क्या बनाया, ये बनाया।
सो ये मेरा फंक्शन है कि कर्व है? तो कर्व पता है क्या है? कर्व बोलता है कि आपके पास कोई एक्स और वाई वेरिएबल्स के बीच में, जरूर नहीं एक्स वाई, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, एन वेरिएबल्स, यानी कि इनके बीच में रिलेशन एन वेरिएबल। सपोज करो एक रिलेशन में ऐसे डिफाइन कर लिया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या है? स्फेयर है, स्फेयर है। 2D में अगर मैं दिखाना चाहूं सो ये क्या है मेरा? ये मेरा सर्कल है, यानी कि ये, अब ये मेरा फंक्शन होगा क्या? ये मेरा फंक्शन नहीं, देख लो 2 टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, फंक्शन नहीं बट ये कर्व है। सो रिलेशन को अपन कर्व बोलेंगे, वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन आएगा ना उसको कर्व बोलेंगे। और फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन मेरे को पता है सही कि वर्टिकल लाइन बनाओ, इंटरसेक्ट करनी चाहिए बट एक टाइम पर, इंटरसेक्ट करनी जरूर चाहिए बट वन टाइम ओनली। सो ये मेरा फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन और कर्व के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना थर्ड, y fx इक्वल्स टू log x। सो fx इक्वल्स टू log x, इस तरह का कुछ बनेगा। अच्छा, ये मेरा वन वन फंक्शन है, वन टू फंक्शन है कि कैसा? बाइजेक्शन है, नहीं है? तो सबसे पहले बात तो क्या है, सच में फंक्शन है, क्योंकि देखो डोमेन क्या है मेरा? r है, और r में तो क्या नेगेटिव साइड भी आती है, आती नहीं आती? नेगेटिव साइड आती ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के एलिमेंट्स के लिए मेरे पास कोई इमेज ही नहीं है। मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा ना, ये लाइन मेरे इस कर्व को कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो ये मेरा फंक्शन ही नहीं हुआ। ये मेरा क्या बनेगा? कर्व। ओके, और कर्व ये रहा। नेक्स्ट फोर्थ क्या बोलता है अपने पास? -π/2 से π/2 में कौन है? tan x है। ओके, सो ये मेरा कुछ इस तरह का बनेगा। ये स्टैंडर्ड ग्राफ से आपको आई होप पता होंगे। ये मेरा π/2, सो π/2 पे tan x कहा जाता है, इंफिनिटी पे -π/2 पे कहा जाएगा, माइनस इंफिनिटी पे, और 0 पे क्या होता है? tan x 0। सो ये मेरा इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ओके, ये क्या है? एसिम्प्टोट है ये दोनों, -π/2 और π/2 दोनों की दोनों क्या है मेरे? इस tan x की एसिम्प्टोट्स हैं। सो ये बन गया। ओके, सो अब ये फंक्शन मेरा 1 1 2 फंक्शन है नहीं है, सबसे पहले तो फंक्शन है नहीं है। सो -π/2 से π/2 के लिए वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही? -π/2 से π/2 वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही? बिल्कुल सही बात है, मिल रही है वैल्यू, ठीक, यानी फंक्शन है। 1 1 फंक्शन है कि नहीं है? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, इंटरसेक्ट कर रहा नहीं कर रहा, कर वो कर रहा है, कितनी टाइम? एक ही टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब 1 1 फंक्शन है। नीचे भी देख लो, नीचे भी एक ही टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, कि 1 1 फंक्शन है। और इंटरसेक्ट कर रहा है फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये मेरा ऑन टू फंक्शन भी है, इसका मतलब ये मेरा बाइजेक्शन है। सो e टू द पावर -x था ना, ये वाला फर्स्ट वाला e टू द पावर -x, तो इसमें ये बाइजेक्शन था, ये बाइजेक्शन नहीं है, ये नहीं है, ये है। नेक्स्ट fx इक्वल्स टू mod x। सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ओके, ये शार्प एज। सो अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। खैर आपने ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, जेम में भी काम आती है, लेकिन आपने बीएससी में भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, तो उसमें आपको बताऊंगा डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट आर मोर देन 1, इस वजह से डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये शार्प एज की वजह से अपन बोलते हैं शार्प एज पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, एक से ज्यादा, इसलिए। खैर वो बात की बात है, अपने अपन यहाँ पे देख रहे हैं 1 1 2 फंक्शन। सो ये फंक्शन है नहीं? बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि वर्टिकल लाइन बनाऊंगा मैं, मेरे को वैल्यू मिलती जाएगी। ओके, ये मेरा 1 1 फंक्शन है नहीं है? वन देखो, दो जगह पे इंटरसेक्ट, इसको मान लो, इसको मैंने -2 नाम दिया, इसको मैंने 2 नाम दिया। सो जब मैं f ऑफ -2 निकालता हूं तो क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ -2 यानी कि 2, और f ऑफ 2 निकालता हूं यानी मॉडुलस ऑफ 2 यानी कि 2 आ रहा है। दोनों की दोनों सेम है, बट मेरे इमेजेस मेरे पास सेम है, बट जो मेन एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट है, वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन है नहीं, ऑन टू फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट तो कर रही है ना, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल फंक्शन है। ये मेरा ये सिर्फ ऑन टू होगा, ये मेरा बाइजेक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ ऑन टू होगा। ओके, इसी तरह से ये भी मेरा ऑन टू होगा। ठीक है, सो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बाइजेक्शन में 1 1 फंक्शन में, ऑन टू में। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर बोल दे कि भाई डोमेन ए और कोडोमेन बी में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसका मतलब वो यह कहना चाहता है कि भाई दोनों डोमेन ए और डोमेन बी के बीच में एक 1 1 on 2 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब यह है। ठीक है, 1 1 फंक्शन का अलग मतलब है और 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का अलग मतलब है।
वापस बोल रहा हूं मैं, वन वन फंक्शन, ये तो अलग बात है जो अपन ने अभी तक सीखा है, और वन वन करस्पॉन्डेंस मतलब वन वन कोरेस्पॉन्डेंस, इसका मतलब है कि बाइजेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो मैं आपसे जो डोमेन और को डोमेन को चेंज करके बात करने की बात कर रहा था ना, तो देखो वो क्या चीज है मेनली। सो देखो एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अज्यूम दैट मोड एक्स, ओके, या फिर इससे भी थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मेरा e टू दी पावर x, और अगर मैं f R2R डिफाइन कर दूं तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा कुछ इस तरह का बनेगा। सो ये मेरा वन वन फंक्शन है नहीं है, R से R में ये मेरा वन वन फंक्शन है, लेकिन क्या ये ऑन टू है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसा है। ठीक है, सो अगर सपोज करो मैंने इसको यहीं पे ब्लॉक कर दिया, यानी कि R प्लस में मैं इसको लेके चल रहा हूं, मैं इसको R प्लस में लेके चल रहा हूं, सो इसका मतलब इसके ऊपर हर एलिमेंट के लिए मैं अगर वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो कितनी टाइम इंटरसेक्ट करेगी? वन टाइम इंटरसेक्ट करेगी ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको R प्लस किया, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको वन टाइम इंटरसेक्ट करने लग गई, यानी कि इस वैल्यू के लिए मेरे पास x की एक ही वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू के लिए मेरे पास x की एक ही वैल्यू है, नीचे तो बन जाएंगे नहीं क्योंकि R प्लस ले लिया। सो यहां पर इसको y मान के चलो, इसको x मान के चलो, ओके, इसको y इसको x। सो इस y के लिए मेरे पास x की यही वैल्यू है, इस y के लिए मेरे पास x की कौन सी वैल्यू है? यहां पर तो y 0 है, ओके। सो सपोज दैट यहां पर, सो इस y के लिए ये, सो इस तरह से, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, y से x में मैपिंग देख रहे हैं ना। इसका मतलब अगर ये मेरा फंक्शन ऑन टू है, अब इस केस में फंक्शन ऑन टू बन गया मेरा, जब मैंने R प्लस किया तो इस केस में मेरा फंक्शन क्या बन गया? ऑन टू फंक्शन बन गया। सो अगर ये फंक्शन ऑन टू है, सो डोमेन से कोडोमेन में मैं एक वन वन फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। वापस बात समझना, मैं बोल रहा हूं कि ये फंक्शन f मेरा R प्लस में अगर मैं बात करता हूं तो ऑन टू बन गया। ठीक है, और ऑन टू बनने का मतलब क्या होता है? मान लो मैं बोल रहा हूं f a से b, ये मेरा क्या है? ऑन टू फंक्शन है। सो इसका मतलब क्या होता है मेरा, कि कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b, यही होता है। या फिर मैं इसको ऐसा लिखूं कि कार्डिनलिटी ऑफ b लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a, ऐसा है ना। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका f मत लिखो, सॉरी गाइस, f मत लिखो, बोले इसको लिखो g लिख दो b2a, सच दैट कि ये g मेरा वन वन होगा नहीं होगा? क्यों वन वन क्यों होगा? अपन ने क्या बोला था कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन है, इसका मतलब मेरे पास वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर मेरे को कोई दो सेट दे दिए जाए a और b, और अगर उनकी कार्डिनलिटी के बीच इस तरह का रिलेशन दे दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं a से b में एक वन वन फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि वन वन में डोमेन की कार्डिनलिटी कम होती है। अगर मुझे ऐसा कोई रिलेशन दे दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं a से b में एक ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोडोमेन की कार्डिनलिटी कम है, और ऑन टू में कोडोमेन की कार्डिनलिटी कम ही होती है। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको ये f r to r प्लस, यानी कि f a to b, आपको एक ऑन टू फंक्शन मिल सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये रिलेशन है कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई g फंक्शन है b2a, सच दैट ये क्या होगा मेरे पास? वन वन। ठीक है, ये फंक्शन मेरे पास क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा, क्योंकि कार्डिनलिटी का चक्कर है। ओके, सिमिलरली अभी मैंने इसको क्या माना? मैंने इसको ऑन टू माना। अगर सपोज करो मैं इसको क्या मानू? वन वन मानू, इसका मतलब मेरे पास कौन सा रिलेशन होगा? अगर मैं इसको वन वन मानता हूं तो मेरे पास ये वाला रिलेशन होगा। ठीक है, सो अगर मेरे पास ये वाला रिलेशन है, तो मैं इस हिसाब से कोई फंक्शन g b2a एक ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकता नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि ऑन टू में क्या होता है? कोडोमेन की कार्डिनलिटी कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। कार्डिनलिटी किसकी कम है? एक ही कम है ना, लेस देन इक्वल टू, यानी कि एक ही कम है, बराबर है। आप कम मान के चलो, बराबर मान लो, तब भी बात सेम ही है। तो b2a में ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकता नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। सो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं। सो इसको अपन एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको इसी चीज को मुझे आपको समझाना है, फिर इस चीज का अपन बढ़ते आगे
नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी कि ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, वन वन फंक्शन कितने होंगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट नोट, इफ या फिर इसको ऐसे लिखो, assume that f a to b is an one function। so इसका मतलब क्या हुआ कि there exist, right, implies that, इसका मतलब कि there exist a function g, कहां से, b से a पर। आपने क्या बोला, वन वन फंक्शन होना b से a पर, such that g is onto, g is onto। देख लो दोनों बातें मैच कर नहीं करी, क्योंकि अगर वन वन हुआ f, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की कार्डिनलिटी कम, और अगर g मेरा onto हुआ, इसका मतलब a की कार्डिनलिटी कम। दोनों बातें मैच कर रही ना, इसका मतलब सही है। सिमिलरली इसको अपन ऐसे लिख देते हैं आगे, assume that f a to b is an onto function, implies that there exists a function g from b to a such that g is 1 1। ठीक है, सो इस सिंबल को याद रखना, इस मैथमेटिकल नोटेशन को, there exist। सो ये फंक्शन g कुछ कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी, लेकिन ये बोल रहा है कि होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि होगा। अब कौन सा होगा वो अपने को पता नहीं, वो अपने को ढूंढना है, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि होगा। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि g और f दोनों इक्वल हो, क्योंकि अगर g और f दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, g और f अगर दोनों इक्वल हो गए, सपोज करो g और f दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये बाइजेक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा बाइजेक्शन बन जाएगा। आई बात समझ में, क्यों बाइजेक्शन बन जाएगा, सपोज करो g और f इक्वल है, सो f a to b 1 1, ओके, और g b to b, सॉरी f a to b onto है, g b to a 1 1 है। सो दोनों मिलके क्या करेंगे, यहां से यहां पर ऐसे, फिर इधर बाइजेक्शन बन गया। क्लियर सी बात है। तो इस बारे में आपको सोचना है, और मैंने आपको बता भी दिया किस तरह से 1 1 onto यानी कि 1 1 कोरेस्पोंडेंस यानी कि बाइजेक्शन होने वाला है। क्लियर सी बात। ओके, सो अब अपन देखेंगे कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, मान लो इनको सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और उसकी कार्डिनलिटी अपने को ध्यान है। ओके, इन सब की कार्डिनलिटी अगर अपने को ध्यान है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होता है, सबसे पहली बात तो m टू द पावर n, ठीक है, कोडोमेन की पावर डोमेन। सो assume that a comma b not equals to 5, ठीक है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, n है, फिर उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ b क्या है, m है। तो देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b कितना होगा, ये तो अपने को पता ही है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, m टू द पावर n। सो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कहां से, ए से बी में। ओके, सो अपन केसेस लेके चलेंगे यहां पर। सपोज करो अपन ए से बी में जा रहे हैं ना, सपोज करो कि मेरा n क्या है, m से बड़ा है। सो कितने फंक्शन होंगे, वही दूसरा केस अपन लेंगे, n अगर m से छोटा है या लेस देन इक्वल है, तो कितने फंक्शन होंगे। सो सपोज करो कि n मेरा m से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन में, डोमेन कौन है, a है, और a की कार्डिनलिटी कितनी है, n है। अगर डोमेन में मेरे पास को डोमेन से ज्यादा एलिमेंट हुए, तो वन वन फंक्शन कहां एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। सो इसका मतलब ये 0, तो लेस देन इक्वल टू वाले में आएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे आएगा। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हिंट दिया था, कौन सा हिंट, चॉइसेस, क्योंकि अपने नंबर ऑफ फंक्शंस भी किससे निकालते, चॉइसेस से ही निकालते हैं। ठीक है, सो यही सेम चीज अपन यहां पे करने वाले हैं। सो देखो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। सो ए में कितने एलिमेंट है, n है, a1 a2 a3 an। ओके, बी में एलिमेंट कितने हैं, m है, और किससे, n से ज्यादा है। इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन अपन ज्यादा का केस लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा का केस ले लिया अपन ने, तो इक्वल तो अपन कर ही सकते हैं आराम से।
सो b1 b2 b3 bn bn प्लस 1, फिर आगे चलते चलते bm। ओके, सो अब वही चॉइसेस देखेंगे। a1 के पास कितनी चॉइसेस है, कितनी जगह पे मैप हो सकता है, 1 1 फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन। a1 कितनी जगह पे मैप हो सकता है, m जगह पर, ये a1 m जगह पर मैप हो सकता है, यानी कि इसके पास कितनी चॉइसेस है, a1 के पास, ये मेरा f है, a1 के पास कितनी m चॉइसेस। a2 के पास कितनी चॉइसेस है, a2 के पास m-1, क्योंकि a1 मान लो मेरा b2 पर मैप हो गया, सो अब कोई और एलिमेंट डोमेन का b2 पर मैप तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 1 1 फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। सो अब कितनी चॉइसेस बची, m में से एक ये चॉइस गई, कितनी बची m-1, तो इसके पास m-1। a3 के पास कितनी m-2। सो an के पास कितनी चॉइसेस होंगी, a1 के पास कितनी थी m, a2 के पास m-1, यानी कि 2 से 1 कम है, इसको मैं ऐसा लिखता हूं m-1 को m-2-1। तो a2 के पास इतनी चॉइसेस है m-1, तो an के पास कितनी m-1 चॉइसेस है। ओके, सो इतने मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना ही मेरा आंसर होगा, इतने ही मेरे 1 1 फंक्शन होंगे। सो इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a to b इज, ये कितना हुआ, m-1 m-2 m-n प्लस 1। ओके, इसको मैं लिख देता हूं, या फिर इसको ऐसे रख लो अभी। सो इसको मैं, आप बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं mcn n फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, चलो वो भी मैं बताता हूं आपको। तो आंसर अपना mcn n फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ये कैसे लिखा वो भी देख लो आप, ठीक है। सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हुए, mcn n फैक्टोरियल व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। सो सबसे पहले अगर मान लो इक्वल हुआ, अगर मान लो ये इक्वल हुआ, तब क्या हुआ मेरे पास, m और n इक्वल हुए, सो ये मेरे पास क्या बनेगा mcm m फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन m फैक्टोरियल आएंगे। क्लियर है? ओके, सो अब मैं आपको इसको बताता हूं कि ये मैंने कैसे लिखा। सो देखो, mcn को एक्सपेंड करोगे, क्या क्या लिखोगे इसको, m-1 m-2। सो इसको मैं कहां तक लिख रहा हूं, मैं m-n-1 तक लिख रहा हूं मैं। ओके, फिर इसके बाद ये कहां तक जाएगा, m-1 की 1 2 3 ऐसे लिखना है अपन। मान लो जैसे लिखना हो मुझे mc अगर 3 लिखना होता मुझे, तो क्या लिखना है, m-1 m-2, तो कितना 1 2 3, क्योंकि 3 टर्म है ना, यहाँ पे कितने टर्म है 1 2 3 अप टू n-1 और एक ये n, तो ये कहां तक मल्टीप्लाई होगा n, और मल्टीप्लिकेशन में n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल नीचे वाली वैल्यू भी क्या बनी n फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया, सो मेरे पास यही बचा। सो mcn n फैक्टोरियल व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। ओके, सो इतने फंक्शन आएंगे मेरे a to b में, जो कि 1 1 होंगे। ओके, जो कि मेरे क्या होंगे 1 1 फंक्शंस होंगे। तो मैंने आपको जो बोला था चॉइसेस, तो देखो यहाँ पे अपन ने चॉइसेस वाला काम किया है। सो अब अपन निकालेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। सो ऑन टू फंक्शन अपन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस a to b n to power n। ओके, सो ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे, ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है अपने पास, ऑन टू फंक्शन ये बोलता है कि भाई कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, यही बोलता है ना। सो अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा रहा कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मैं क्या बोलूं, मुझे चाहिए कि इसके सभी एलिमेंट की प्री इमेजेस हो। सो मैं एक काम कर सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना होगा मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस, मैं इस टोटल नंबर में से किसको माइनस कर दूं कि जिनमें एक की भी एटलीस्ट 1 डज नॉट हैव प्री इमेज। अगर मुझे एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया किसी फंक्शन के अंदर कि उसकी प्री इमेज नहीं है, कोडोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह के जो फंक्शन है उन सभी को मैं माइनस कर दूं। सो इसी तरह का क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था ना फंक्शन में, मैंने बोला था काम आएगा अपने ऑन टू फंक्शन निकालने के, तो ये इस तरह ऐसे काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस
देखो कैसे निकलेगा। तो इसके भी अपन दो केस बनाएंगे। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि भाई जो आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला याद है सो वो कहां से आया है। ओके, सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, सो इफ n, अपन मान के चलते हैं n इज लेस देन m, और दूसरा केस मैंने बनाया n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओके, इस तरह से मैंने बनाया। सो अगर सपोज करो ये वाला केस हुआ, इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है मेरे पास कि कोडोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा है। कोडोमेन कौन है? b है, b की कार्डिनलिटी कितनी? m। किससे ज्यादा है? डोमेन से ज्यादा। सो अगर ऐसा केस हुआ तो मेरे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन मेरे पास नहीं होगा। ओके, सो इस केस में 0। सो इस केस में कितनी आएगी? सो इस केस में सपोज कर लो k। सो k इक्वल्स टू क्या हमारे पास? नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच at least one element of codomain does not have pre-image। सो इसका फॉर्मूला क्या था? ये तो टोटल की ऑब्वियस बात है, पीछे ऊपर भी लिखा हुआ है, ये तो m टू द पावर n माइनस इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला ऐसा था mc1 m माइनस 1 टू द पावर n, ओके, माइनस mc2 m माइनस 2 टू द पावर n प्लस mc3 m माइनस 3 टू द पावर n माइनस ऐसा आगे चलता रहेगा। सो इतने मेरे पास क्या होंगे? ऑन टू फंक्शंस होंगे। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो? समेशन में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप इसको समेशन में लिख सकते हो। सो देखो समेशन में भी आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कैसे लिखना है। सो m की पावर n, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस तो ऐसे m की पावर n को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि m माइनस 0 टू पावर n। ओके, फिर इसके बाद mc0 कितना 1 होता है, तो m माइनस 0 टू पावर n यानी कि mcn। इस माइनस से मैं क्या करता हूं? अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? समेशन mcr माइनस 1 की पावर में लगाएंगे ना, माइनस 1 टू दी पावर r। ओके, सो r को अपन कहां से? 0 से चलेंगे। सो r को अगर अपन 0 से लेते हैं तो 1 टू दी पावर 0 1, सो माइनस 1 टू दी पावर r mcr m माइनस r टू दी पावर n। ये आपके नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे जो कि ऑन टू होंगे। ठीक है, सो इस तरह से निकालना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ऊपर वाला है कौन सा? mn माइनस mc1 m माइनस 1 टू दी पावर n माइनस mc2 m माइनस 2 टू दी पावर n, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें। इसको आप याद रखें, इसको याद रखें ना रखें, इसको जरूर याद रखें, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ इसी को याद रखना है, बाकी आप पूरा निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसको याद रखो। वन फंक्शन में आप क्या करो? चॉइसेस बना लो यार, क्यों याद रखना है? उसको याद रखना आसान है। mcn n फैक्टोरियल where n is the cardinality of n is the cardinality of domain and m is the cardinality of codomain। ठीक है, सो याद रखना भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है, चॉइसेस देखो ना कि अपन फॉर्मूला को लेके कहां से आए। सिंपल सी बात, ऐसे कहां तक कितनी चीजें याद रखोगे? और एग्जाम में याद रखने की चीजें थोड़ी ना आती है, एग्जाम में तो समझी हुई चीज आती है। और इस टाइम पे आप खुद भी समझदार हो कि इस टाइम पे वो कम से कम आपसे ऐसे फॉर्मूले तो नहीं पूछेगा, या फिर आपसे ऐसे तो वो बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला कि अगर मेरी ए की कार्डिनलिटी इतनी, बी की कार्डिनलिटी इतनी, तो इसके बीच में वन फंक्शन बताओ या ऑन टू फंक्शन बताओ। ऐसा तो आपसे पूछेगा नहीं, वो आपको कुछ अलग नई चीज ही पूछेगा। सो देखो, फिर भी आप फॉर्मूला याद रखो, निकालने का तरीका याद रखो। सो अब अपन निकालेंगे नंबर ऑफ बाइजेक्शंस। ओके, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस। सो बाइजेक्शन मेरा f a टू b, मैं इसको बाइजेक्शन कब बोलूंगा? बाइजेक्शन मतलब 1 1 प्लस ऑन टू 1 1, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b। ओके,
ऑन टू, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए। दोनों को मिक्सअप करोगे तो क्या बनेगा मेरे पास, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सबसेट है इसके आर के, सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू एम मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, एंड देन नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अब आप ए टू बी निकालो, बी टू ए निकालो, बात एक ही है, क्योंकि अगर ए टू बी बाइजेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है बी टू ए भी बाइजेक्शन होगी, क्योंकि ए टू बी बाइजेक्शन यानी कि ए से बी में 1 1 फंक्शन है। सो इसका मतलब बी टू ए में एक मेरे पास ऑन टू फंक्शन होगा, अभी देखा था ना हमने, और अपन बाइजेक्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब ए टू बी में 1 1 तो एक है, लेकिन इसके साथ साथ ए टू बी में ऑन टू भी है, इसका मतलब बी टू ए में मेरे पास 1 1 भी होगा। ठीक है, तो 1 1 2 इधर हो गया, 1 1 2 उधर हो गया, इसका मतलब बाइजेक्शन दोनों तरफ से हो जाएगी। सो यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं नंबर ऑफ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी। आप बी टू ए भी करो तब भी फॉर्मूला रिजल्ट सब कुछ सेम रहेगा। सो एफ फ्रॉम ए टू बी। सो इसमें भी अपन क्या करेंगे, वही चॉइसेस देखेंगे। ओके, इसमें अपन वही चॉइसेस देखने वाले सब कुछ। सो देखिए कि ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी। सो ये ए, ये बी, ये एफ, A1, A2, A3, AN, B1, B2, B3, BN। A1 के पास कितनी चॉइसेस है, कितनी जगह पे वो मैप हो सकता है, n जगह पे, A2 n-1 जगह पे, क्योंकि 1 1 फंक्शन भी है ना, 1 1 है, इसलिए A1 n जगह पे, A2 n-1, A3 n-2, A4 n-2, सॉरी n-3, सो AN कितनी जगह पे 1। ठीक है, सो यानी कि टोटल कितनी, इसके लिए n, इसके लिए n-1, इसके लिए n-2, ऐसे चलते जाते इसके लिए 1। सो इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, n-1, n-2, n-3, 1, 3 2 1, यानी कि n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो ये कब आया, सो ए टू बी में बाइजेक्शन कब होगी, इफ n नॉट इक्वल टू m, तो कितनी 0, और n फैक्टोरियल इफ m इक्वल्स टू m। सो ये तरीका अपने पास सिंपलेस्ट तरीका है नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड नंबर ऑफ बाइजेक्शन। और आपको ये समझ में आएगा वो ऑन टू फंक्शन में अपन ने किया क्या है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन माइनस नंबर ऑफ नॉन प्री इमेज फंक्शन, यही क्या है। 1 1 फंक्शन और बाइजेक्शन में किया क्या है, चॉइसेस देखिए, दैट्स ऑल। ओके, सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो फंक्शन की क्लास में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कौन सा एग्जांपल, कि भाई जो नंबर ऑफ प्री इमेज वाला था ना, कि जिसमें प्री इमेज नहीं होगी किसी एक एलिमेंट की, सो कैसे निकालना, तो उस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। ऐसा मत कर देना कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम हियर टू हियर माइनस हियर टू हियर, ऐसा मत कर देना। ओके, और वो क्यों नहीं करना, वो मैंने आपको बताया हुआ है, सो उसको आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको आप जाकर देख सकते हैं एक बार वापस, क्योंकि उसको समझ में आएगा तभी आपको ऑन टू फंक्शन समझ में आएगा। ओके, नाउ कंपोजिशन ऑफ एफ, सॉरी कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, यानी कि इसको फंक्शंस बोल दो। ठीक है, लेट एफ क्या है मेरा, ए टू बी, ओके, एंड जी क्या है मेरा, बी टू सी, देन द कंपोजिशन, ये क्या आपने 11 12 में पढ़ा होगा तो आपको रिकॉल आ रहा होगा, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड एज एफ ओ जी। ठीक है, एफ ओ जी नहीं, इसको अपन जी ओ एफ बोलेंगे। एफ ओ जी ओ जी ओ एफ में क्या डिफरेंस है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। जी ओ एफ, गोफ है ना, गोफ और फोक दोनों अलग अलग चीजें। सो ये इस तरह का डिफाइन होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का मतलब ये है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके,
यानी कि सबसे पहले आपके पास, और ये कहां से कहां डिफाइन होगा, ये x सबसे पहले किसके पास जा रहा है, f के पास जा रहा है, ठीक है। सो f में मैं बोला ना x सबसे पहले, सो x ऑब्वियस सी बात है कहां से आ रहा होगा, a से। फिर x a से आ रहा है, f के अंडर में बोला है, तो f की इमेज कहां पे जाएगी, b में। सो इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो g के लिए क्या करेगा, डोमेन के एलिमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ये एलिमेंट ऑफ डोमेन। और ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट b का है। और देख लो यहां पर f का कोडोमेन b है और इधर डोमेन b g का है। सो g o f मेरे पास a to c, क्योंकि b से मैं इमेज लूंगा g। अगर कोई फंक्शन g जो डिफाइंड है, अगर वो b से कोई एलिमेंट लेगा तो कहां पर मैप करेगा, वो किसके अंदर मैप कर रहा है, c के अंदर। ओके, सो यानी कि g और f मेरा a to c डिफाइन होएगा। सो ये है मेरा कंपोजिशन। f और g मेरा कैसे डिफाइन होएगा, f और g, तो सबसे पहले इसको सोचो, ये क्या हुआ, x है, किसके पास जाएगा सबसे पहले, g के पास, यानी कि डोमेन किसका, इसका b, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, f g x, ऐसा है ना। सो x सबसे पहले कहां से आएगा, g, भाई स्टार्टिंग में g लिखा है तो b से आएगा। सो gx कहां पे डाल रहा है, एलिमेंट कहां पे दे रहा है, gx c पर दे रहा है, यानी कि ये b to c। फिर ये c बनेगा, अभी तो ये c का एलिमेंट, लेकिन f एलिमेंट c में से उठा रहा है क्या, नहीं ना, f कहां से उठा रहा है, एलिमेंट a में से उठा रहा है, यानी कि f और g तो अभी डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ये तो क्या है मेरा, ये g है, इसके आगे तो डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि gx मेरे को मैप कहां पे दे रहा है, c पर दे रहा है, और f एलिमेंट कहां से उठा रहा है, a से उठा रहा है, सो इसलिए डिफाइन नहीं होगा। ओके, सो अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो इसी के ऊपर अपन कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, कुछ थ्योरम्स लिखते हैं। ओके, बट इसके पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं वह किस तरह से कैसे डिफाइंड है। सो देखो कि इफ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड gx इक्वल्स टू मान लो मैंने एक्स क्यूब दे दिया, ओके, या फिर इसको x की पावर 3/2 दे दिया। ओके, सो मेरे पास f और g क्या होगा एंड g और f क्या होगा, मुझे ये जानना है। ओके, और f और g दोनों के दोनों मैंने r2 r ले लिए। ओके, g भी मैंने r2 r ले लिया, तो तब तो मेरे दोनों के दोनों डिफाइन हो जाएंगे। तो f और g निकाल दो सबसे पहले, f और g, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, f gx, क्लियर। gx क्या है मेरे पास, x 3/2 है, सो fx 3/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो ये fx 3/2 क्या बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है कि आपके पास इनिशियली क्या था, fx, और अभी क्या है पास fx 3/2। सो ये चीज ये बोलना चाह रहा है कि इसमें x की जगह पर क्या रखना है, x की पावर 3/2, जहां भी आपको x दिखेगा उस जगह पर x की पावर 3/2। सो x ये क्या है, x स्क्वायर, fx इक्वल्स टू क्या है, ये x स्क्वायर, तो यहां पर x दिखा ना, तो इस x की जगह पे 3/2, सो x की पावर 3/2, पावर कितनी दिख रही है ऊपर, वो तो ऐसा लगा दो, यानी कि कितना आएगा टोटल, x क्यूब, ठीक है। ये टोटल मेरा x क्यूब आएगा। सिमिलरली g ऑफ x अगर मैं डिफाइन करूंगा, सो g fx कितना है, x स्क्वायर, सो g ऑफ x स्क्वायर, g ऑफ x स्क्वायर, और gx मेरा किस तरह से डिफाइंड है, gx है मेरा x की पावर 3/2 से। सो इसका मतलब क्या हुआ, जहां भी मुझे x दिख रहा हो उस जगह पे मैं x स्क्वायर पुट कर दूंगा। सो gx स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू x क्यूब। सो ये दोनों सेम आ रहा है, सेम आना कोई जरूरी नहीं है, सेम आ भी सकता है, सेम नहीं भी आ सकता। ओके, एग्जांपल ले लो कि fx इक्वल्स टू sin x और gx इक्वल्स टू cos x ले लो, ठीक है। fx इक्वल्स टू sin x एंड gx इक्वल्स टू cos x ले लो। कोडोमेन इनके क्या कर देना, कोडोमेन इनके -1 से 1 में कर देना, -1 से 1 में कर देना कोडोमेन, क्योंकि sin और cos दोनों क्या होते हैं, लेस देन इक्वल्स टू -1 होते हैं, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 1, मोड sin x लेस देन इक्वल्स टू 1, सिमिलरली मोड cos x लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि -1 लेस देन इक्वल्स टू sin x लेस देन इक्वल्स टू 1, -1 लेस देन इक्वल्स टू
cos x लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, इस तरह से अपन इसको करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। सो ये था अपने पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, डेफिनेशन अप्लाई करो हर जगह पे, बस अपना वही काम है। ओके, आपको पता ही है, आप अगर मेरे लेक्चर देख रहे हो तो आपको पता ही है कि मैं डेफिनेशन से फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से ही सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं पता सो बाकी काम कैसे करोगे आप। ठीक है, सो कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी। तो देखो, लिखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अज्यूम दैट f क्या है मेरा a to b एंड g क्या है मेरा b to c, सच दैट f and g both are 1 1 implies that कि वो मेरा g of f जो आएगा ना, कहां से कहां तक आएगा, a to c also 1 1। सो अगर दो फंक्शन मेरे पास 1 1 है तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 आएगा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ 1 1 फंक्शंस इज आल्सो एन 1 1 फंक्शन। इस स्टेटमेंट को लिख लो। सो देखो क्या करेंगे अपन, 1 1 की डेफिनेशन लगाएंगे। 1 1 की डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई आप कोडोमेन में से दो एलिमेंट लो, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लो कोडोमेन में से, सो उनकी प्री इमेजेस भी क्या आनी चाहिए, डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। यानी कि मान लो अगर f मेरा 1 1 है, सो कोडोमेन में से मैंने दो एलिमेंट fx और fy ले लिए। ओके, अगर मैंने इस तरह से डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए हैं तो प्री इमेजेस क्या नीचे डिस्टिंक्ट, और अगर मैंने सेम एलिमेंट्स लिए हैं तो प्री इमेजेस क्या नीचे सेम। यही 1 1 फंक्शन होता है। सो मैं भी क्या करूंगा, g और f को मुझे 1 1 प्रूव करना है। ओके, सो मैंने कोडोमेन किसमें, c में से दो एलिमेंट ले लिए, g और f x नॉट इक्वल्स टू g और f y। इस तरह से मैंने दो एलिमेंट ले लिए। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि मेरा g और f 1 1 है। ओके, सो जो प्रूफ करना है ना उसको एक साइड में लिख लो, उसको ध्यान रखो कि अपने प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि भाई x नॉट इक्वल्स टू y। लास्ट एम ये है अपने पास, क्योंकि ये अपन ने अज्यूम किया है तो वो आना चाहिए। ओके, सो g ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, g ऑफ f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ y। अब fx, f क्या है मेरा, f एंड g बोथ आर 1 1, f 1 1 है, इसका मतलब ये मेरा gx आएगा नॉट इक्वल्स टू ये मेरा gy आएगा। क्यों आएगा भाई, 1 1 है इसलिए। सो fx की प्री इमेज कौन बनेगा, x ही तो बनेगा ना। fx की प्री इमेज कौन बनेगा, x ही बनेगा। सिमिलरली fy की प्री इमेज कौन बनेगा, y ही तो बनेगा। और देखो g भी 1 1 है, मैंने लिखा ना f एंड g बोथ आर 1 1। सो ये क्या बनेगा, x नॉट इक्वल्स टू y। सो देखो लेके क्या चले थे अपन, ये लेके चले थे, क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि g ऑफ f कहां से, a टू c, ये भी मेरा 1 1 है। ओके, ये भी मेरा 1 1 है। सो कंपोजिशन ऑफ 1 1 फंक्शंस इज आल्सो एन 1 1 फंक्शन। और अपन ने क्या किया, बस डेफिनेशन लगाई है। ओके, अपन ने बस डेफिनेशन लगाई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपनी अज्यूम दैट कि मेरा f a to b है, g b to c है एंड g o f ये क्या है मेरा 1 1। अब इसको मैंने g o f को 1 1 मान लिया है। देन प्रूव दैट f इज ऑल्सो 1 1। ठीक है, आपने को इसको ऐसा प्रूव करना है, अगर g o f 1 1 है तो मेरा f भी 1 1 होना चाहिए। ओके, f भी मेरा 1 1 होना चाहिए। सो देखो क्या करेंगे, वही डेफिनेशन लगाएंगे अपन। तो देखो प्रूफ करते हैं इसको अपन। सो कुछ नहीं भाई, दो लाइन के प्रूफ है सारे के सारे। g o f 1 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कोडोमेन में से कोई दो एलिमेंट इस तरह के ले लिए, कोई दो एलिमेंट मैंने इस तरह के ले लिए, अगर वो इक्वल है तो उनकी प्री इमेजेस भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब कि भाई x इक्वल्स टू y। ठीक है, अब नाउ इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। नाउ अज्यूम दैट f इज नॉट 1 1। अज्यूम दैट f इज नॉट 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर fx इक्वल्स टू fy होगा, सो इसका मतलब क्या होगा कि x
नॉट इक्वल्स टू वाई। ऐसा हो ना, अपन ने क्या अज्यूम किया है, क्या कंसीडर किया है अपने को कि f मेरा 1 1 नहीं है। सो इसका मतलब अगर इमेजेस सेम है सो उनकी प्री इमेजेस सेम नहीं, यानी कि ये वाला केस, ये देखो इमेजेस सेम है, इमेज ये यहां पे मान लो 2 आ रहा है, सो इमेज कितनी है 2 है, बट प्री इमेजेस कितनी है, एक से ज्यादा है ना। सो यही चीज, इमेजेस सेम है बट प्री इमेजेस सेम नहीं है। सो 1 और 2 को देख के क्या लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन आया। किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन, कि f मेरा 1 1 नहीं है, इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि ये तो गिवन है, इसका मतलब ये तो ट्रू है, और आपन ने ये अज्यूम किया है, और अज्यूम करने के बाद अपने पास ये आ रहा है, इसका मतलब कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो हेंस बाय द कॉन्ट्राडिक्शन f is an 1 1 फंक्शन। ओके, f मेरा क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। सो अगर gOf 1 1 है तो f मेरा 1 1 होगा। ओके, इसी तरीके अपन एक और थ्योरम प्रूव करते हैं, एक और थ्योरम है अपने पास। तो देखो कुछ नहीं कर रहे अपन, बस जो नॉर्मल डेफिनेशन है ना 1 1 की, ऑन टू की, वही डेफिनेशन लगा रहे हैं, बाइजेक्शन की जो भी सारी डेफिनेशन के पास वही लगा रहे हैं। सो अज्यूम दैट FAB GBC एंड FA2 भी डिफाइंड है, GB2C डिफाइंड है, एंड GOF इज on 2, then prove that G is also on 2। ओके, ऐसा प्रूफ करना है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि अगर मेरा FA2B मैंने इसे डिफाइन कर रखा है, ओके, अगर मैं इसमें से कोई एलिमेंट x लूंगा, इसमें से अगर मैं कोई एलिमेंट x लूंगा, सो उस x के रेस्पेक्ट में मुझे fx मिलेगा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि f मेरा फंक्शन है, ठीक है। सो इसी चीज को अपन यूज करने वाले हैं। सो क्या जवाब है मेरे पास कि GOF मेरा ऑन टू है, और मुझे प्रूफ क्या करना है कि G ऑन टू है। ओके, सो GOF ऑन टू गिवन, GOF कहां से कहां, A to C ऑन टू, ठीक है। इसका मतलब अपने को ये प्रूफ करना है कि फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ, फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ, फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ C there exist x element of A, there exist x element of A such that GOF of x equals to y, ऐसा होना चाहिए। सो अब देखो इसको समझना ध्यान से कि भाई मेरे पास सपोज करो C में कौन है, y है, ठीक है, C में कौन है मेरे पास y है, एंड GOF मेरा क्या है, ऑन टू है। GOF ऑन टू है, इसका मतलब कि x मेरे पास ऐसा लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, a में, x किस में लाई कर रहा है, a में। सो अगर x मेरा a में लाई कर रहा है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि fx लाई करेगा ही करेगा। अभी बोला ना मैंने यहाँ पे नीचे थोड़ी देर पहले बोला था, यहाँ पर fx लाई करेगा, fx कहाँ पे लाई करेगा, fx देखो कहाँ पे लाई करेगा, f मेरा a to b है ना, तो fx मेरा b में लाई करेगा। सो यही तो मुझे चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी y एलिमेंट ऑफ C there exist fx element of b, there exist fx element of b, क्योंकि अपन जो GOF डिफाइन कर रहे हैं, GOF में यही तो होता है GOF का मतलब। सो यानी कि अपने को डोमेन, जो डोमेन G के लिए B है ना, तो B का अपने को fx एलिमेंट चाहिए, और मिल रहा नहीं मिल रहा है, जरूर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ C, फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ C there exist x एलिमेंट ऑफ A, और अगर x एलिमेंट ऑफ A है उसके साथ साथ अगर f फंक्शन है, f फंक्शन तो fx होगा, और fx कहां पे जाएगा, b में। यानी कि शॉर्ट करो इस रास्ते को कि अगर फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ C fx एग्जिस्ट कर रहा है b में, सो g मेरा b to c क्या हो गया, ये मेरा ऑन टू हो गया, ठीक है, ये मेरा ऑन टू फंक्शन हो गया। सो 1 1 में तो क्या था, फर्स्ट वाला ऑन टू था, फर्स्ट वाला, और सॉरी 1 1 में तो फर्स्ट वाला 1 1 था, ऑन टू में ये वाला ऑन टू, लास्ट वाला। ओके, सो इसी के ऊपर एक लिखता हूं रिजल्ट। ये रिजल्ट अपने लीनियर अलजेब्रा में भी काम आता है, ठीक है, उसमें मैंने पढ़ाया है आपको। ये रिजल्ट क्या है, वहां पे मैट्रिसेस के लिए, यहाँ पे मैं फंक्शंस के लिए लिख रहा हूं। सो क्या है, इफ GOF is a bijection, bijection मतलब 1 1 on 2, okay, implies that f is 1 1
and G is onto. F is 1 1, G is onto. So फर्स्ट वाला 1 1 होगा, लास्ट वाला onto होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है? SOT। सो SOT अगर मेरे पास क्या है 1 1 onto मैट्रिक्स है, कौन सी 1 1 onto, यानी कि मैं इसको इन्वर्टिबल भी बोल सकता हूं, ठीक है, इन्वर्टिबल। सो इसका मतलब क्या है कि T मेरी 1 1 है, S मेरी onto है, S मेरी onto, यानी कि नलिटी ऑफ T कितनी है 0 है, और रैंक ऑफ S कितनी है, ये इसकी फुल है, ठीक है, इसकी फुल है रैंक, यानी कि डायमेंशन के इक्वल है, डायमेंशन ऑफ डोमेन, सॉरी डायमेंशन ऑफ S को ऑन टू बोल रहे हैं ना। सो S अगर A टू B डिफाइन है, सो रैंक ऑफ S कितनी है, डायमेंशन ऑफ B के, वहां पे अपन V और W लेके चलते तो डायमेंशन ऑफ W के इक्वल होगी, ठीक है। सो ये था मेरे पास कंपोजिशंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। सो बस कुछ नहीं है, अपन ने जो भी पढ़ा है कंपोजिशन में, जो भी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है वो सब क्या करी मैंने, डेफिनेशन तो लगाई ना 1 1 onto की, ठीक है, डेफिनेशन तो लगाई है। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उस क्वेश्चन करते हैं अपन कि इफ F क्या है मेरा R to R such that f of f x equals to x cube, then A f is 1 1 but not onto, okay, second f is onto but not 1 1, okay, third, फिर इसके बाद f is neither onto nor 1 1, okay, and fourth is f is both 1 1 and onto। इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। सो मेरे पास दिया क्या है, ये तो नॉर्मल चीज, ठीक है, और उसके साथ मुझे ये दिया है। सो इसका मतलब f of f x equals to x cube, इससे मुझे पता लगाना है कि मेरा f 1 1 onto होगा नहीं होगा, 1 1 होगा नहीं होगा, onto होगा नहीं होगा, या फिर 1 1 onto होगा नहीं होगा। सो ये क्या है, ये 2D टाइप का ही है ना, y equals to x cube, इसको ऐसा मान लो। तो y equals to x cube अगर आप कुछ ऐसा बनेगा, ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा, ओके। सो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, सो इंटरसेक्ट करेगी हर एक के लिए, कोडोमेन का भी ईच एलिमेंट के लिए डोमेन के पास एलिमेंट है और 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है मेरा, ये f of x, ये क्या है मेरा 1 1 onto दोनों है, ठीक है। सो मेरे पास क्या, अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था मैंने, g और f अगर मेरा 1 1 प्लस onto है, सो इसका मतलब क्या है कि f तो क्या है 1 1 और g क्या है मेरा onto, ओके। तो सिमिलरली f तो क्या है मेरा 1 1 और f क्या है मेरा onto, यहाँ पे दोनों ही तो f है ना। सो इसका मतलब f1 1 f1 2, इसका मतलब f दोनों ही है। सो ये फोर्थ वन मेरा ट्रू होगा। इस तरह से अपने को करना है, ठीक है, इस तरह से अपने को दिमाग लगाना है, कोई क्वेश्चन करना है आपको। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कंपोजिशन का। सो नेक्स्ट इस क्लास का अपन एक और कॉन्सेप्ट में बताए खत्म करता हूं, तो वो है अपने पास इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ओके। सो इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या हुआ। सो assume that f a to b and g b to c, okay, then g is इनवर्स ऑफ f, या फिर आप यूं कह सकते हो कि f g का इनवर्स है और f is inverse of g if and only if। इनवर्स कब होते हैं, कोई अपन इसको मैट्रिक्स और कंपोजिशन को सेम मान के चलो। सो अपन कब बोलेंगे कि a
बी का इनवर्स है या फिर बी ए का इनवर्स, कब बोलते हैं अपन? जब ए बी इक्वल्स टू आई, यानी कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। यानी कब बोलेंगे अपन? इफ एंड ओनली इफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ मेरा आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए। ओके, जी ऑफ एफ मेरा आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए। और अगर डिफाइन हो, जी ऑफ से डिफाइन हो रहा है, ए टू बी बी टू सी, जी ऑफ से डिफाइन हो रहा है, और अगर एफ ओ जी डिफाइन हो तो वो भी मेरा आइडेंटिटी फंक्शन बनना चाहिए। ओके, सो इसके लिए मैं इसको डिफाइन, भाई मैंने जीओ इस तरह से लिखा है कि जीओ एफ ही डिफाइन होगा, एफ तो डिफाइन हो नहीं पाएगा। सो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि देन जी इज इनवर्स ऑफ एफ, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इज इनवर्स ऑफ जी। सो इधर मैं एफ ओ जी नहीं लिख रहा, बाकी एफ ओ जी का आप समझ चुके हैं। सो कब बोलूंगा मैं इनवर्स? अगर मेरे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन अगर हो रहा है सो इसका मतलब जी इज इनवर्स ऑफ एफ और एफ इज इनवर्स ऑफ जी। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल जी अभी आपने थोड़ी देर पहले लिया था, सेम वही एग्जाम्पल लो, जी आर टू आर, एफ भी मेरा आर टू आर। ओके, सच दैट g of f equals g of x equals to x square, f of x equals to x की power 3/2। ओके, सो g of f of x निकालोगे, सो g f x यानी कि g x 3/2, यानी कि x 3/2 का स्क्वायर यानी कि x क्यूब। सॉरी नहीं ये ऐसे नहीं होगा, इसको ये अपना फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये तो एक्स क्यूब आ रहा है, अपने को क्या चाहिए था? एक्स चाहिए, तो इसका मतलब इसको अंडर रूट ऑफ एक्स ले लो। ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स ले लो। सो फिर ये आर प्लस ये मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ओके, बट अपने को ऑन टू फंक्शन चाहिए भी कहाँ? आपने को तो दो फंक्शन चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। सो जी एफ एक्स मेरे पास क्या बनेगा? रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये एक्स बन रहा है, और एफ जी एक्स ये मेरे पास क्या बनेगा? यहां पे एक्स की जगह पे क्या रखूंगा मैं? जी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स। सो देखो एफ ओ जी और जी ओ एफ ये दोनों मेरे पास क्या आ गए? आइडेंटिटी फंक्शन आ गए। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, सो इस तरह से अपन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और आपने भी देखा कि कैसे मैंने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया। पहले मैंने x 3/2 लिया था, वो इनवर्स फंक्शन नहीं था। इसको चेंज करो, थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करो। सो जितना प्रैक्टिस करोगे उस तरह आपसे बनते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, सो अभी इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास आएंगे सिमिलर सेट्स। सो जो आपने अभी तक पढ़ा है ना कि n और z दोनों सिमिलर होते हैं, r और फिर कोई इंटरवल वो सिमिलर होता है, तो वो कैसे होता है वो सब चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।